निशा शर्मा ने क्विटोन की पोस्ट को रिपोस्ट किया और उसके बाद एक घमंड भरी स्माइली लगा दी। उन दोनों को बातचीत इंटरैक्ट करते देख दोनों पक्षों के फैंस और सभी राहगीर पासर्स बाय हक्के बक्के फ्लैबरगास्टेड रह गए। आखिर यहाँ चल क्या रहा था? क्या मैं कई दिनों से सो रहा था? मैंने उठकर क्यों देखा कि यह ऐसा हो गया है? मुझे खेद है, मेरा आईक्यू बहुत कम है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ये किस तरह की खबर है? यह मसालेदार है या नहीं? हर कोई इस अजीब हरकत ऑपरेशन से दंग था। क्या वे यह नहीं कह रहे थे कि उन दोनों के संबंध अच्छे नहीं थे, कि वे किरदारों और पुरुषों को लेकर लड़ रही थीं? अचानक वे इतने दोस्ताना कैसे हो गईं? बेशक सबसे डरावनी बात अभी भी क्विटोन की प्रतिक्रिया एम थी। वह खुद को नीचा दिखा, पुटिंग हरसेल्फ डाउन रही थी। कई लड़कियों के लिए, भले ही वे अपनी सबसे अच्छी सहेलियों के साथ तस्वीर में हों, वे कभी हार नहीं मानती, कंसीड डिफीट, खास तौर पर एक अभिनेत्री। लेकिन अब क्विटोन अपनी बिना एडिट की हुई तस्वीरें पोस्ट कर रही थी। क्या इससे निशा शर्मा को बढ़ावा नहीं मिला? लेकिन ये बहुत हास्यास्पद, रिडिकुलस था। इस पल हर किसी को लगा कि क्विटोन ने पक्का कोई नशा किया होगा, वरना वह मानसिक रूप से इतनी परेशान, डिस्टर्ब नहीं होती। खुशकिस्मती से सिचुएशन को समझने वाले कुछ फैंस बोलने के लिए सामने आए। कल की घटना इतनी अचानक और डरावनी थी कि शो देखने गए सभी फैंस अभी तक इससे उबर नहीं पाए थे। इसके अलावा क्विटोन के एजेंट ने भी कहा था कि उन्हें इतनी जल्दी यह कहानी नहीं बतानी चाहिए। चूंकि मैनेजर ने ऐसा कहा था, इसलिए उन्होंने उसकी बात मानी। उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और बात नहीं की। इसके अलावा यह मामला बहुत बड़ा चढ़ाकर एक्सजैगरेटेड पेश किया गया था। उन्हें डर था कि वे इसे सही ढंग से नहीं बता पाएंगे और संभवतः क्विटोन पर बुरा प्रभाव सकते हैं। एक दिन तक धैर्य, पेशेंट रखने के बाद अब जब खबर आखिरकार ऑनलाइन हो गई थी, तो वे खुद को रोक नहीं पाए, couldn't help themselves। कल हम शो देखने गए थे और फिर कुछ बहुत ही, मैं इसे कैसे कहूँ, इस तरह की बात असल में काफ़ी डरावनी है, लेकिन नतीजा अप्रत्याशित, अनएक्सपेक्टेड है। खैर, बस एक बात, निशा दीदी कमाल, इनक्रेडिबल हैं। इस पोस्ट को भेजने वाली ब्लॉगर क्विटोन की वफादार फैन थी और उसके हज़ारों फॉलोअर्स थे। वह क्विटोन के प्रमुख फैंस में से एक थी। उसने इतनी सारी पोस्ट्स की थीं, जिनमें से लगभग 90% क्विटोन से संबंधित थीं। नतीजतन इस ब्लॉग पोस्ट ने हर किसी को उलझन, कंफ्यूज में डाल दिया। क्या वह क्विटोन की फ़ैन नहीं थी? वह अचानक निशा शर्मा के साथ कैसे जुड़ गई? इसके अलावा इसे बहुत ही अनजान तरीके, क्लूलेस वे से कहा गया था और बहुत से लोग फिगर आउट नहीं पाए कि क्या हो रहा था। क्या किसी ने उसका अकाउंट हैक कर लिया था? एक फ़ैन ने ब्लॉगर को एक प्राइवेट मैसेज भेजकर उससे स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उसे केवल अच्छी खबर का इंतज़ार करो जवाब मिला, जो बहुत उलझाने वाला था। क्विटोन के फैंस को जिस बात ने और भी उलझन में डाल दिया, वह ये थी कि इस बड़ी फ़ैन के अलावा कई अन्य फैंस ने भी इसी तरह का कंटेंट पोस्ट किया था। निशा दीदी बहुत आकर्षक हैं, मुझे उन पर क्रश हो गया है। मैं निशा दीदी को सॉरी कहना चाहता हूँ। निशा दीदी आप सबसे अच्छी हैं। निशा दीदी, निशा दीदी। हर कोई निशब्द, स्पीचलेस रह गया। हे भगवान, आखिर यह क्या बकवास थी? क्या ये सभी अकाउंट्स निशा शर्मा के फैंस द्वारा हैक कर लिए गए थे? हर कोई निशा शर्मा का जिक्र, मेंशन क्यों कर रहा था? वे क्विटोन के फैंस थे। अगर वे अपने आइडल बदल रहे थे तो क्या वे थोड़ा संयम, प्रिजर्वेशन ही रख सकते थे? इतनी हदें पार मत करो। क्विटोन के बाकी फैंस इस अचानक हुई उथल पुथल वाली हरकत, टुमुल्टुअस ऑपरेशन से दंग रह गए थे। वे इन दर्जन भर अकाउंट्स को पकड़कर उन्हें खूब खरी खोटी सुनाना चाहते थे। चलो इसे साफ करते हैं, ठीक है? अगर आप आइडल बदलना चाहते हैं तो कृपया अपना अकाउंट बदल लें, ठीक है? जब हर कोई हक्का बक्का डम्बफाउंडेड था, तब जेड सिटी के आधिकारिक पुलिस ब्लॉग ने एक संदेश पोस्ट किया जो पानी में फेंके गए टारपीडो की तरह था, जिसने हजारों लहरें पैदा कर दीं। निशा शर्मा और क्विटोन की मदद के लिए धन्यवाद। भगोड़े अपराधी को पकड़ लिया गया। भीड़ दंग स्टन थी। क्या बकवास है? आधिकारिक पुलिस ब्लॉग पर पोस्ट देखकर हर कोई हक्का बक्का डम्बफाउंडेड रह गया। ये कैसा मोर डेवलपमेंट था? निशा शर्मा और क्विटोन मनोरंजन उद्योग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में थीं। उनके लिए गाना, नाचना और अभिनय, एक्टिंग करना सामान्य, नॉर्मल था, लेकिन वे एक भगोड़े अपराधी फ्यूजिटिव के साथ कैसे उलझ गईं? जब बाद में प्रेस बयान, प्रेस स्टेटमेंट जारी किया गया, तो हर कोई जैसे किसी खुमारी ट्रांस में था। निशा शर्मा और क्विटोन ने एक भगोड़े को पकड़ा। क्या ये किसी तरह का नया मजाक, प्रैंक था? कुछ लोग इस आधिकारिक ब्लॉग पर चिल्लाना, येल करना चाहते थे। कृपया मनोरंजन व्यवसाय, एंटरटेनमेंट बिजनेस में शामिल न होना। आपको अपराध, क्राइम और बुराई, ईविल से लड़ने के लिए एक अच्छा आधिकारिक ब्लॉगर बनना होगा, ठीक है? खुशकिस्मती से आधिकारिक ब्लॉग ने जल्द ही एक वीडियो पोस्ट कर दिया। वीडियो देखने के बाद हर कोई निशब्द, स्पीचलेस रह गया। धत, मैं नतमस्तक नीलिंग हूँ। धत, निशा दीदी कृपया मेरी वंदना वर्शिप स्वीकार करें।
मुझे आखिरकार पता चल गया कि उन फैंस ने अपने आइडल क्यों बदल लिए। निशा दीदी बहुत आकर्षक हैंडसम है, मुझे उन पर क्रश है, एक पूरा गर्ल क्रश। वाह, आखिरकार डिकोड हो गया, निशा दीदी कमाल, ऑसम हैं। ये वीडियो एक फ़ैन द्वारा प्रोवाइड किया गया था। पहले जब भी वे शो देखने विजिट करने जाते थे तो फैंस इसे रिकॉर्ड करके अन्य फैंस के साथ साझा शेयर करने के लिए ऑनलाइन पोस्ट करते थे, और स्वाभाविक रूप से नेचुरली इस बार भी कोई अपवाद एक्सेप्शन नहीं था। वे बहुत उत्साहित थे, इसलिए कैमरा थोड़ा हिल रहा था जिससे हर किसी को चक्कर आ रहा था, लेकिन कंटेंट साफ क्लियर था। वीडियो में निशा शर्मा भावहीन चेहरे एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ उनकी ओर दौड़ी, फिर एक दिशा डायरेक्शन की ओर अपना हाथ बढ़ाया। भीड़ के अंदर से उस आदमी को पकड़ने के बाद उसने उसे लात मारी और वह घुटनों के बल गिर पड़ा। भले ही वीडियो में शोर नॉइजी था, हर कोई घुटने टेकने की करारी आवाज़ क्रिस्प साउंड सुन सकता था। निशा शर्मा की इस हरकत एक्शन ने पहले हर किसी को चौंका, शॉक दिया, फिर उन्हें उलझन कंफ्यूज्ड में डाल दिया और गुस्सा एंग्री दिलाया। वह क्या कर रही थी? जब तक यह एक भगोड़ा फ्यूजिटिव है शब्द बाहर नहीं आए, तब तक लोगों को अचानक एहसास रियलाइज नहीं हुआ। धत, वह भगोड़ा अपराधी फैंस के बीच छिपा हुआ था। जब उन्होंने भगोड़े के पास मिला चाकू देखा तो हर किसी की रीढ़ की हड्डी में सिहरन चिल्स रन डाउन देयर बैक दौड़ गई। अगर इस चाकू का इस्तेमाल किया जाता, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ था। भगोड़े ने लड़ने की कोशिश की, लेकिन निशा शर्मा ने उसे पीछे की ओर लात मारी, जिससे वह दर्द से चीख स्क्रीमिंग पड़ा। कैमरा तुरंत निशा शर्मा के चेहरे पर केंद्रित फोकस्ड हो गया। शांत, काम और तनावमुक्त रिलैक्स्ड भावों ने स्क्रीन के सामने बैठे लोगों के दिलों को जोरों से धड़का, बीट वाइल्डली दिया। बहुत आकर्षक, हैंडसम। वीडियो तब खत्म हुआ जब सुरक्षा गार्डों सिक्योरिटी गार्ड्स ने भगोड़े को पकड़ लिया, लेकिन हर किसी के दिलों का उत्साह एक्साइटमेंट शांत नहीं हुआ। बहुत आकर्षक, हैंडसम निशा दीदी धाकड़ हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षक। पहली बार मैंने किसी इतनी आकर्षक हैंडसम महिला को देखा है, मुझे अपने रोंगटे खड़े होते महसूस हो रहे हैं। मुझे पता है कि निशा दीदी कमाल हैं, लेकिन मैंने पहली बार उन्हें इतना कमाल करते देखा है। सच में बहुत आकर्षक, हैंडसम। अगर यह मैं होता तो मैं बस वहां से भाग जाता। इस भगोड़े ने कई लोगों की जान ली है, अगर उसने चाकू का इस्तेमाल किया होता तो बहुत भयानक होता। ये भगोड़ा फैंस के बीच कैसे पहुंच गया? हमने जांच क्यों नहीं की? ये बहुत डरावना है। अच्छी बात है कि कोई त्रासदी नहीं हुई, वरना। मुझे आखिरकार समझ में आ गया कि कोई टोंग निशा शर्मा को लेकर इतनी उत्साहित एंथुजियास्टिक क्यों है। वह उसकी जान बचाने वाली लाइफ सेवर है। तो पुलिस को अलर्ट किए जाने की असली वजह, रियल रीजन ये थे वे मार्केटिंग अकाउंट बहुत बुरे हैं, वे अफवाहें, रूमर्स पूरी तरह से झूठी, फॉल्स हैं। क्विटोंग ने भी दोनों पोस्ट्स को रिपोस्ट किया और साथ में जोड़ा, मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद निशा दीदी। निशा शर्मा ने भी रिपोस्ट किया, साथ में कोई बात नहीं लिखा। क्विटोंग ने फिर से रिपोस्ट किया, इस बार निशा दीदी के पैरों को पकड़कर बैठी हूं, उन्हें नहीं छोड़ूंगी के साथ। निशा शर्मा ने इसे फिर से रिपोस्ट किया और बात को आगे बढ़ाते हुए लिखा, ठीक है, पकड़े रहो। उन दोनों को इस तरह आपस में बात करते गो बैक एंड फोर्थ देखकर फैंस और राहगीरों पासर्स बायर के मुंह आश्चर्य से खुले रह गए और उनके चेहरे पर उलझन, बिविल्डेड भरे भाव थे। यह मोर डेवलपमेंट ये बहुत ही अद्भुत, अमेजिंग था। अब उनके संबंध, रिलेशनशिप इतने अच्छे कैसे हो गए थे? और क्विटोंग का ऐसा चापलूस लैपडॉग वाला रूप भी था। क्या आप मजाक कर रहे हैं? निश्चित रूप से मनोरंजन उद्योग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री सच में एक जादुई मैजिकल जगह थी। उन्हें नहीं पता था कि ये कुछ पोस्ट्स क्विटोंग ने किए थे। क्विटोंग ने इसे रिपोस्ट करने के बाद निशा शर्मा का फ़ोन छीन लिया और इसे फिर से रिपोस्ट कर दिया। उसने रिपोस्ट करते हुए कहा, इस समय तुम्हें रिपोस्ट करना ही होगा। तुम इस मौके को गंवा नहीं सकती, वरना सारा प्रचार बेकार चला जाएगा। निशा शर्मा ने क्विटोंग की हरकतें देखी और उसके मुंह के किनारे फड़क रहे थे। उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन फिर उसे बंद कर लिया। खैर छोड़ो, क्विटोंग को खुद ही इसका मजा लेने दो। हालांकि इस घटना ने सच में उसे बहुत लोकप्रियता दिलाई थी। आखिरकार यह एक बहुत बड़ी सामाजिक घटना थी। इसके अलावा वह मनोरंजन उद्योग में थी, इसलिए जब दोनों चीज़ें आपस में जुड़ीं तो बहुत ध्यान आकर्षित हुआ। वाह, क्या तुमने पहले भी दूसरों को बचाया है? क्विटोंग ने अचानक ऊपर देखा और पूछा। निशा शर्मा एक पल के लिए सुन्न रह गई। यहाँ लिखा है कि तुमने कुछ महीने पहले कुछ प्राइमरी स्कूल के बच्चों को बचाया था, क्विटोंग ने फ़ोन की ओर इशारा करते हुए कहा। ओह, वह निशा शर्मा ने जवाब दिया। हाँ, वह एक आदमी था जो बदला लेना चाहता था और वह प्राइमरी स्कूल के बच्चों को निशाना बनाना चाहता था। वह कमाल है। क्विटोंग सदमे में थी और उसने आश्चर्यजनक रूप से चमकती आंखों से निशा शर्मा की ओर देखा। निशा दीदी, आप सच में निस्वार्थ और जोशीली हैं। निशा शर्मा निशब्द थी। मुझे तुम्हें बड़ी बहन कहना चाहिए। क्विटोंग 26 साल की थी, निशा शर्मा से 8 साल से भी ज़्यादा बड़ी। ये साफ था कि कौन बड़ा था, है ना?
नहीं नहीं नहीं, तुम बड़ी बहन हो, कुई टोंग ने जोर देते हुए सिर हिलाया। मैं तुम पर निर्भर रहना चाहती हूँ। निशा शर्मा ने अपना सिर पकड़ लिया, वह निशब्द थी। आज सुबह जल्दी कुई टोंग सीधे उसके पास आए और उसे खुद से दूर नहीं कर पाए। जब कुई टोंग आज सुबह उठी तो उसने पाया कि उसके मुंह से गायब हो गए थे, उसकी त्वचा चिकनी थी और अपना वजन मापने के बाद उसका वजन भी नहीं बढ़ा था। कुई टोंग बहुत उत्साहित हो गई और नाश्ता करने के बाद उसने निशा शर्मा को एक शिकारी की तरह परेशान करना शुरू कर दिया। कुई टोंग पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय थी, यहाँ तक कि इस मामले को रिपोर्ट करने भी। यहाँ तक कि उसके एजेंट को भी लगा कि यह आश्चर्यजनक है। कुई टोंग पहले कभी इतनी चुलबुली नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि यह जीवन बचाने वाला एहसान सच में काफी ताकतवर। निशा दीदी, आप अपनी त्वचा की देखभाल कैसे करती हैं? कुई टोंग ने अपना फोन नीचे रखा और फिर से पास आ गई। अगर उसकी पूंछ होती तो वह उसे जरूर हिलाती। आज रात काम के बाद मेरे कमरे में आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हालांकि निशा शर्मा निशब्द थी, लेकिन वह अपने दरवाजे पर आए बिजनेस को ठुकराने वाली नहीं थी। मेरी मदद करोगी? कुई टोंग चकरा गई और उलझन में थी। कैसे? क्या देखोगी? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आज रात आऊंगी। कुई टोंग ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया, वह बहुत अच्छी तरह पेश आ रही थी। अब जाओ और मेहनत करो। निशा शर्मा उसे प्यार से सिर पर थपथपाए बिना नहीं रह सकी। ठीक है। बगल में खड़े दोनों एजेंटों ने एक दूसरे को देखा, वे इस नज़ारे को देखकर निशब्द थे। कुई टोंग का एजेंट जैसे किसी खुमारी में था। कुई टोंग इतनी अच्छी कब से हो गई? कुई टोंग हमेशा से मनमौजी और अहंकारी रही थी। आज्ञाकारी होने की बात तो छोड़ो, उसका तुम पर गुस्सा न होना ही बहुत था। तो फिर वह निशा शर्मा के सामने इतनी आज्ञाकारी क्यों थी? जरूर, उसकी जान बचाने के अलावा खूबसूरत बनना उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। न केवल एजेंट हैरान था, बल्कि क्रू टीम के बाकी लोग भी हक्के बक्के थे। हालांकि यह पहली बार था जब वे कुई टोंग के साथ काम कर रहे थे, लेकिन उसकी प्रतिष्ठा के बारे में किसने नहीं सुना था। लेकिन आज की कुई टोंग पहले से अलग थी, वह विशेष रूप से आज्ञाकारी थी। फिर उन्होंने बगल में निशा शर्मा को देखा और हर कोई उसकी और भी ज्यादा प्रशंसा करने लगा। इसके कारण निशा शर्मा के प्रति पूरे क्रू का रवैया काफी बदल गया। इसके बाद के काम में हर कोई उसके प्रति बहुत ज्यादा स्नेहपूर्ण था। दोपहर में काम खत्म करने के ठीक बाद निशा शर्मा को कियाओ यानजुए का फोन आया। वह अब जेड सिटी में था और वह चाहता था कि वह उसके साथ रात का खाना खाए। कियाओ यानजुए जेड सिटी आया क्योंकि सच में कुछ काम होने के अलावा वह निशा शर्मा से भी मिलना चाहता था। उसे कुछ समय के लिए जेड सिटी में रहना था और वह वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे यहाँ आना पड़ा। इसके अलावा इंटरनेट पर निशा शर्मा द्वारा भगोड़े को पकड़े जाने के बारे में पढ़ने के बाद वह चिंता किए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह जानता था कि निशा शर्मा के कौशल के साथ कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी वह चिंतित था और उसने निशा शर्मा को खाने के लिए बाहर बुलाना सुनिश्चित किया ताकि वह उसकी सुरक्षा की पुष्टि कर सके। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा शर्मा के साथ प्रशांत के अलावा उसके बगल में एक अनजान लड़की भी होगी। यानजुए भाई, निशा शर्मा कुई टोंग और प्रशांत के साथ अंदर आए। जब उसने कियाओ यानजुए को देखा तो कुई टोंग ने हैरानी से एक आह भरी। इतना आकर्षक! कुई टोंग कई सालों से मनोरंजन उद्योग में थी और उसने कई आकर्षक पुरुषों को देखा था, लेकिन कियाओ यानजुए जैसे बहुत कम थे। उसका चेहरा आकर्षक था, उसका स्वभाव अच्छा था और वह उन पुरुष कलाकारों से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। आखिरकार उसकी आभा अलग थी। वह कियाओ यानजुए की नज़रें कुई टोंग के हाथ पर पड़ीं, जो निशा शर्मा को खींच रहा था। ओह, ये कुई टोंग है, मेरी सहकर्मी। निशा शर्मा ने कुई टोंग का हाथ खींचकर उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया। ये कियाओ यानजुए है, मेरा भाई। भाई! कुई टोंग की बड़ी आंखें झपकी, उसने 2 बार आगे पीछे देखा। फिर वह समझ गई, वह असली भाई नहीं था, बल्कि एक प्रेमी भाई था, है ना? नमस्ते मिस्टर कियाओ। इस विनम्र संबोधन को सुनकर कियाओ यानजुए का चेहरा थोड़ा बेहतर दिखने लगा। नमस्ते मिस कुई। निशा शर्मा ने दोनों लोगों के संबोधनों को नज़रअंदाज कर दिया और स्वाभाविक रूप से कियाओ यानजुए के बगल में बैठ गई। यानजुए भाई, क्या आपने ऑर्डर कर दिया है? हाँ, मैंने कर दिया है। कियाओ यानजुए ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हारी सभी पसंदीदा चीज़ें और यहाँ के खास व्यंजन ऑर्डर कर दिए हैं। देख लो अगर तुम कुछ और खाना चाहती हो। निशा शर्मा ने मेनू कुई टोंग को सौंप दिया। तुम लोग देख लो कि तुम्हें कुछ खाना है या नहीं। कुई टोंग ने इसे नहीं लिया और प्रशांत को सौंप दिया। मुझे कोई परवाह नहीं है, आए। प्रशांत को स्वाभाविक रूप से इससे कोई समस्या नहीं थी। खाने का इंतजार करते हुए कियाओ यानजुए ने पूछा कि पिछले 2 दिनों में निशा शर्मा का जीवन कैसा रहा है। यह अच्छा रहा, कोई समस्या नहीं थी। मुझे बस कल कुछ और तस्वीरें लेनी हैं। निशा शर्मा ने फ्रूट एपेटाइजर फलों का सलाद खाते हुए कहा। क्या ये पहले ही शूट नहीं हो गया है?
मुझे याद है कि तुमने इसे कल ही शूट कर लिया था, कियाओ यानजुए ने उसे फल देते हुए कहा और सावधानी से तरबूज से बीज निकाल रहा था। फोटोग्राफर के कुछ और विचार हैं और हमें कल फिर से शूट करना होगा। निशा शर्मा ने कुछ नहीं छिपाया। तो फिर अच्छी तरह से शूट करना और अगर कुछ गलत हो जाए तो मुझे बताना याद रखना। समझ गई। कुई टोंग बगल में बैठी थी, उसकी आंखें उन पर आगे पीछे घूम रही थीं, उसकी नज़रें झिलमिला रही थीं। ये कियाओ यानजुए ऐसा लग रहा था जैसे वह 20 के दशक में हो और उसमें एक सफल व्यावसायिक वाली बात थी। हालांकि निशा शर्मा अभी भी अपनी किशोरावस्था में थी। यह एक बहुत बड़ा अंतर था, है ना? इस तरह का बूढ़ा आदमी जो किसी लड़की पर डोरे डालना चाहता हो आसानी से सफल हो जाएगा। हालांकि दोनों के संबंध अच्छे लग रहे थे, लेकिन कुई टोंग चिंता किए बिना नहीं रह सकी। क्या होगा अगर निशा शर्मा को धोखा दिया गया हो? इस चिंता के कारण कुई टोंग ने खाने के दौरान ठीक से खाना नहीं खाया। बेशक चिंता करने के अलावा इसका कारण ये भी था कि कियाओ यानजुए और निशा शर्मा की बातचीत बहुत घनिष्ठ थी और उनका पीडीए बहुत ज्यादा था। जब उन्होंने आखिरकार खाना खत्म कर लिया तो कुई टोंग ने कहा, ओम, हमें वापस जाना है ना? अगर हम लेट हुए तो निर्देशक एल चून की बात ऐसी थी, कियाओ यानजुए उन्हें और देर तक रोके रखने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तो मैं तुम लोगों को वापस छोड़ देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ अपनी गाड़ी से आए हैं। कुई टोंग ने साफ इनकार कर दिया। अगर आप हमें वापस छोड़ते हैं तो ये कितनी बड़ी परेशानी होगी अगर रिपोर्टर्स ने हमें कैमरे में कैद कर लिया। कियाओ यानजुए रुका, उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। उसे ऐसा क्यों लगा कि कुई टोंग उसके प्रति दुश्मनी का भाव रख रही थी? कियाओ यानजुए जेड सिटी आया क्योंकि सच में कुछ काम होने के अलावा वह निशा शर्मा से भी मिलना चाहता था। उसे कुछ समय के लिए जेड सिटी में रहना था और वह वापस नहीं जा सकती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे यहाँ आना पड़ा। इसके अलावा इंटरनेट पर निशा शर्मा द्वारा भगोड़े को पकड़े जाने के बारे में पढ़ने के बाद वह चिंता किए बिना नहीं रह सका। हालांकि वह जानता था कि निशा शर्मा के कौशल के साथ कोई समस्या नहीं होगी, फिर भी वह चिंतित था और उसने निशा शर्मा को खाने के लिए बाहर बुलाना सुनिश्चित किया ताकि वह उसकी सुरक्षा की पुष्टि कर सके। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा शर्मा के साथ प्रशांत के अलावा उसके बगल में एक अनजान लड़की भी होगी। यानजुए, निशा शर्मा कुई टोंग और प्रशांत के साथ अंदर आई। जब उसने कियाओ यानजुए को देखा तो कुई टोंग ने हैरानी से एक आह भरी। इतना आकर्षक! कुई टोंग कई सालों से मनोरंजन उद्योग में थी और उसने कई आकर्षक पुरुषों को देखा था, लेकिन कियाओ यानजुए जैसे बहुत कम थे। उसका चेहरा आकर्षक था, उसका स्वभाव अच्छा था और वह उन पुरुष कलाकारों से ज्यादा आकर्षक लग रहा था। आखिरकार उसकी आभा और अलग थी। वह कियाओ यानजुए की नज़रें कुई टोंग के हाथ पर पड़ीं, जो निशा शर्मा को खींच रहा था। ओह, ये कुई टोंग है, मेरी सहकर्मी। निशा शर्मा ने कुई टोंग का हाथ खींचकर छुड़ाया और उसे एक कुर्सी पर बैठा दिया। ये कियाओ यानजुए है, मेरा भाई। भाई! कुई टोंग की बड़ी आंखें झपकी और उसने 2 बार आगे पीछे देखा। फिर वह समझ गई, वह असली भाई नहीं था बल्कि एक प्रेमी भाई था, है ना? नमस्ते मिस्टर कियाओ। इस विनम्र संबोधन को सुनकर कियाओ यानजुए का चेहरा थोड़ा बेहतर दिखने लगा। नमस्ते मिस कुई। निशा शर्मा ने दोनों लोगों के संबोधनों को नज़रअंदाज दिया और स्वाभाविक रूप से कियाओ यानजुए के बगल में बैठ गई। यानजुए भाई, क्या आपने ऑर्डर कर दिया है? हाँ, मैंने कर दिया है, कियाओ यानजुए ने सिर हिलाया। मैंने तुम्हारी सभी पसंदीदा चीज़ें और यहाँ के खास व्यंजन ऑर्डर कर दिए हैं। देख लो अगर तुम कुछ और खाना चाहती हो। निशा शर्मा ने मेनू कुई टोंग को सौंप दिया। तुम लोग देख लो कि तुम्हें कुछ खाना है या नहीं। कुई टोंग ने इसे नहीं लिया और प्रशांत को सौंप दिया। मुझे कोई परवाह नहीं है। प्रशांत को स्वाभाविक रूप से इससे कोई समस्या नहीं थी। खाने का इंतजार करते हुए कियाओ यानजुए ने पूछा कि पिछले 2 दिनों में निशा शर्मा का जीवन कैसा रहा है। यह अच्छा रहा, कोई समस्या नहीं थी। मुझे बस कल कुछ और तस्वीरें लेनी हैं, निशा शर्मा ने फ्रूट एपेटाइजर फलों का सलाद खाते हुए कहा। क्या ये पहले ही शूट नहीं हो गया है? मुझे याद है कि तुमने इसे कल ही शूट कर लिया था, कियाओ यानजुए ने उसे फल देते हुए कहा और सावधानी से तरबूज से बीज निकाल रहा था। फोटोग्राफर एल के कुछ और विचार हैं और हमें कल फिर से शूट करना होगा। निशा शर्मा ने कुछ नहीं छिपाया। तो फिर अच्छी तरह से शूट करना और अगर कुछ गलत हो जाए तो मुझे बताना याद रखना। समझ गई। कुई टोंग बगल में बैठी थी, उसकी आंखें उन पर आगे पीछे घूम रही थीं, उसकी नज़रें झिलमिला रही थीं। ये कियाओ यानजुए ऐसा लग रहा था जैसे वह 20 के दशक में हो और उसमें एक सफल व्यवसायी वाली आभा थी। हालांकि निशा शर्मा अभी भी अपनी किशोरावस्था में थी। यह एक बहुत बड़ा अंतर था, है ना? इस तरह का बूढ़ा आदमी जो किसी लड़की पर डोरे डालना चाहता हो आसानी से सफल हो जाएगा। हालांकि दोनों के संबंध अच्छे लग रहे थे, लेकिन कुई टोंग चिंता किए बिना नहीं रह सकी। क्या होगा अगर निशा शर्मा को धोखा दिया गया हो?
इस चिंता के कारण कुई टोंग ने खाने के दौरान ठीक से खाना नहीं खाया। बेशक चिंता करने के अलावा इसका कारण ये भी था कि कियाओ यानजुए और निशा शर्मा की बातचीत बहुत घनिष्ठ थी और उनका पीडीएफ बहुत ज़्यादा था। जब उन्होंने आखिरकार खाना खत्म कर लिया तो कुई टोंग ने कहा, ओम हमें वापस जाना है ना? अगर हम लेट हुए तो निर्देशक हमें डांटेंगे। चून की बात ऐसी थी, कियाओ यानजुए उन्हें और देर तक रोके रखने का जोखिम नहीं उठा सकता था। तो मैं तुम लोगों को वापस छोड़ देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ अपनी गाड़ी से आए हैं। कुई टोंग ने साफ इनकार कर दिया। अगर आप हमें वापस छोड़ते हैं तो ये कितनी बड़ी परेशानी होगी अगर रिपोर्टर्स ने हमें कैमरे में कैद कर लिया। कियाओ यानजुए रुका, उसका चेहरा थोड़ा उतर गया। उसे ऐसा क्यों लगा कि कुई टोंग उसके प्रति दुश्मनी का भाव रख रही थी। आखिरकार प्रशांत उन दोनों लड़कियों को वापस ले गया। रास्ते में कुई टोंग शांत रही, फिर उसने अपना सिर घुमाकर निशा शर्मा को देखा। क्या हुआ? निशा शर्मा ने अपना चेहरा छुआ, उसे अजीब लग रहा था। कुछ नहीं, कुई टोंग ने अपना सिर हिलाया। सच में? निशा शर्मा को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि कुई टोंग के मन में जो चल रहा है वह देर सबेर कह ही देगी। निशा शर्मा शुरुआत में आज कुई टोंग को बाहर नहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन वह उसकी मिन्नतों को टाल नहीं सकी जिसमें उसने कहा था कि वह साथ में खाना खाना चाहती है। कुई टोंग ने वादा किया था कि वह कुछ नहीं कहेगी, चाहे वह किसी को भी देखे। असल में अगर वह उनके साथ बाहर जाती तो अगर रिपोर्टर्स उन्हें सच में पकड़ भी लेते तो भी वे कुछ नहीं लिखते। ये कहना पड़ेगा कि हालांकि कुई टोंग नखरेबाज और जिद्दी, लेकिन जब वह चिड़चिड़ी होती थी तो बहुत कम लोग ही उसे बर्दाश्त कर पाते थे। एक दिन बिताने के बाद निशा शर्मा ने पाया कि कुई टोंग ऑनलाइन कही जाने वाली बातों से बहुत अलग थी। वह मनमौजी और अहंकारी लगती थी, लेकिन वास्तव में वह एक छोटी राजकुमारी थी जो अभी तक बड़ी नहीं हुई थी। इसके अलावा निशा शर्मा कुई टोंग की तरफ से बिजनेस भी विकसित करना चाहती थी, इसलिए वह इसे जांचना चाहती थी। अगर कुई टोंग का बर्ताव उसे पसंद नहीं आता तो बाद में उसके साथ समय बिताने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब तक ऐसा लग रहा था कि फिलहाल कुई टोंग के प्रदर्शन में कोई खराबी नहीं थी। हालांकि जब वह अपने कमरे में लौटी तो कुई टोंग खुद को रोक नहीं पाए। यह मिस्टर कियाओ खून के रिश्ते से तुम्हारे कुछ नहीं लगते, है ना? नहीं, निशा शर्मा ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। वह कितने साल के हैं? कुई टोंग ने पूछा। 24। इस सवाल का जवाब देते समय निशा शर्मा के भाव थोड़े सर्द थे। कुई टोंग को कियाओ यानजुए से प्यार तो नहीं हो गया था, है ना? हालांकि उसने इस संभावना के बारे में सोचा था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि कुई टोंग को कियाओ यानजुए जैसा आदमी पसंद आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह गलत थी? कुई टोंग को नहीं पता था कि निशा शर्मा क्या सोच रही थी, क्योंकि उसने पूछना जारी रखा, तुम अभी तक 18 साल की नहीं हुई हो, है ना? मैं नवंबर में 18 की हो जाऊंगी। कुई टोंग ने अनसुना कर दिया और खुद से पूछा, वे पहले से ही काम कर रहे होंगे, है ना? हाँ। तुम हाई स्कूल के जूनियर में हो? हाँ। तुम लोग कैसे मिले? एक दोस्त ने हमारी पहचान करवाई थी। तुम लोग? कुई टोंग ने लगातार कई सवाल पूछे जिनका जवाब निशा शर्मा ने आधा सच बोलते हुए दिया। उसकी आंखें और भी ज्यादा सर्द होती जा रही थीं। लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब उसने पासा पलटने की कोशिश की। कुई टोंग ने मेज पर हाथ पटका और अचानक खड़ी होकर गाली देने लगी। धत, इस कमीने बूढ़े आदमी की इतनी हिम्मत कि वह एक जवान लड़की को फंसाए, ये बहुत ज्यादा है। निशा शर्मा निशब्द। कुई टोंग का चेहरा गुस्से से भरा था और वह आग बबूला थी जब उसने आगे कहा, छोटी निशा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस तरह के आदमी के इरादे निश्चित रूप से अच्छे नहीं होते हैं। पहले उसने उसे निशा दीदी कहा था, लेकिन अब उसने उसे छोटी निशा कहा। क्या सभी महिलाएं इतनी चंचल पल पल बदलने वाली होती थीं? एक पल के लिए उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी थी। कुई टोंग को लगा कि वह उससे डर गई है और उसने जल्दी से अपने उस खूंखार रूप को समेटा और प्यार भरी आवाज में कहा, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम जानती हो कि मेरा परिवार अमीर है ना? निशा शर्मा के मुंह के किनारे फड़के। उसके पास पैसा था तो क्या? कुई टोंग ने आगे कहा, तो मैंने महसूस किया ये कियाओ भी एक अमीर बिगड़ा हुआ लड़का है। इस तरह के लोगों को उन जवान लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना पसंद होता है जो नासमझ होती हैं। कुई टोंग का चेहरा गंभीर था। उसने आगे कहा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने इस तरह की बहुत सी चीज़ें देखी हैं। वे दिलफेंक आशिक टाइम पास कर रहे होते हैं, बिल्कुल भी गंभीर नहीं होते। लड़की उनके झांसे में आ जाती है, लेकिन अंत में उसका दिल टूट जाता है। कितने नीच होते हैं। इस बात पर कुई टोंग ने अपने दांत पीसे। हालांकि वह अमीर है और काफ़ी आकर्षक भी दिखता है, लेकिन तुम अभी छोटी हो और तुमने दुनिया नहीं देखी है। धोखा खाना आसान है। निशा शर्मा ने अपनी पलकें झपकाईं। वह इस बात से सहमत नहीं थी कि उसने दुनिया कम देखी थी। 2 जन्मों के संघर्षों और क्लेशों के बाद उसके पास कुई टोंग की तुलना में कहीं ज्यादा समझ थी। कुई टोंग ने आगे कहा, मुझे तुमसे पूछने दो, तुम बूढ़े आदमियों से दूर क्यों रहना चाहती हो?
बूढ़े आदमी, निशा शर्मा के भाव सुन रह गए। इस उम्र में कियाओ यानजुए वह कोई बूढ़ा आदमी तो नहीं था, है ना? और कुई टोंग उससे महज 2 साल बड़ी लग रही थी, है ना? कुई टोंग ने अपने हाथ बांध लिए, खुद को सही ठहराते हुए बोली, तुम्हारे लिए वह एक बूढ़ा आदमी है। उसने आगे कहा, कैसे पता करें कि वह बूढ़ा आदमी है? पहला, वह तुमसे 3 साल से ज्यादा बड़ा है। दूसरा, वह काम करता है और तुम हाई स्कूल की महज एक जूनियर हो, क्या वह बूढ़ा नहीं है? इस बारे में बात करते हुए कुई टोंग सच में परेशान लग रही थी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, इस तरह का आदमी एक थका हुआ उबाऊ बूढ़ा आदमी होता है जिसे जवान लड़कियों को धोखा देना पसंद होता है। अगर तुम धोखा खा जाती हो तो फिर रोने का कोई फायदा नहीं है। कुई टोंग जितना ज्यादा बोलती वह उतनी ही ज्यादा उत्तेजित होती जाती। मैंने इस तरह की बहुत सी चीजें देखी हैं। उन लड़कियों को लगता है कि वह आदमी उनके प्रति ईमानदार है, लेकिन 1 या 2 साल बाद वह आदमी उन्हें छोड़ देता है और वे पूरी तरह टूट जाती हैं। भले ही उन्हें छोड़ा न जाए, फिर भी वे एक दयनीय जीवन जी रही होती हैं। वे उस आदमी की इजाज़त के बिना कभी कुछ नहीं करती और वे एक गुलाम से भी ज्यादा दब्बू बन जाती हैं। कुई टोंग की इन तेज बातों को सुनकर निशा शर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। उसे उम्मीद नहीं थी कि कुई टोंग इस वजह से इतने सारे सवाल पूछेगी। हालांकि उसे यह काफ़ी अच्छा भी लगा। अगर वह सच में अभी एक किशोरी होती तो शायद कुई टोंग की बातें होती और इसके बजाय वह विद्रोह कर बैठती। हालांकि वह कोई किशोरी नहीं थी, इसलिए वह जानती थी कि कुई टोंग सच में इन शब्दों के साथ अपना दिल खोलकर रख रही थी। कुई टोंग को लगा कि वह अभी भी भोली और साधारण है, लेकिन उसने कुई टोंग की तुलना में कहीं ज्यादा बुराइयां देखी थीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुई टोंग एक अमीर परिवार से थी और उसने बहुत कम दुर्भावना का सामना किया था। निशा शर्मा ने, हालांकि, बहुत ज्यादा अप्रिय चीजें देखी थीं। इसलिए कुई टोंग जितना चिंतित होना मुश्किल था। जब वे अमीर बिगड़े बच्चे तुमसे सच्चे प्यार के बारे में बात करें तो बस उन पर चिल्लाओ, वे अभी तुम्हें सच्चे प्यार का लालच देते हैं, लेकिन जब तुम्हारा कोई काम नहीं रहता तो वे तुम्हें बस किनारे कर देते हैं। तुम इतनी बेवकूफ़ नहीं बन सकती। तुम्हारा भविष्य बहुत शानदार है, तुम इस जाल में नहीं फंस सकती। कुई टोंग अभी भी तेजी से बोल रही थी। उसकी राय में निशा शर्मा जैसी शानदार भविष्य वाली लड़की को दुनिया में अपनी पहचान बनानी चाहिए, वह किसी आदमी के द्वारा कैसे रोकी जा सकती थी? निशा शर्मा उन दुर्लभ लोगों में से एक थी जो उसे पसंद थे। उसे हमेशा धाकर रहना चाहिए, किसी आदमी द्वारा बर्बाद नहीं होना चाहिए। बेशक, अगर कोई गरीब आदमी तुमसे कहता है कि उसके पास तुमसे प्यार करने वाले दिल के सिवा कुछ नहीं है, तो तुम उससे कहो कि वह जितना दूर जा सकता है चला जाए। अगर वह सच में तुमसे प्यार करता तो उसे बहुत पहले ही कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी और तुम्हें सब कुछ देने की कोशिश करनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे पास एक बिल्ली और एक कुत्ता भी होता तो तुम उन्हें सबसे अच्छी चीज़ें देना चाहती। इंसान की तो बात ही छोड़ दो। तो मुझे क्या करना चाहिए? निशा शर्मा ने अचानक पूछा। खुद को समृद्ध बनाओ, बेशक खुद को बेहतर बनाओ। जब तक तुम्हारे पास अपनी खुद की पूंजी है और तुम मानसिक रूप से परिपक्व हो तो चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें डर नहीं लगेगा। अगर कोई आदमी अब अच्छा नहीं है तो तुम उसे बदल सकती हो, तुम्हें किस बात का डर है? कुई टोंग इतनी उत्साहित थी कि उसका चेहरा लाल हो गया। ये सही है, निशा शर्मा ने सहमति में अपना सिर हिलाया। उसने इतनी कड़ी मेहनत इसलिए की थी ताकि तथाकथित सही जोड़ी बन सके। उसके लिए सही जोड़ी का मतलब यह था कि वह रिश्ते में सामने वाले व्यक्ति के बराबर हो सके और अपनी मर्जी से आ जा सके। चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे आसानी से संभाल सके। ऐसा करने के लिए पर्याप्त पैसे के अलावा उसे एक मजबूत दिल की भी ज़रूरत थी। वह अंदर से काफ़ी मजबूत थी, बस कमी थी तो पर्याप्त पैसे की। लेकिन तुम एक बात को लेकर गलत हो। कुई टोंग, जो बहुत भावुक थी, सुन्न रह गई। मैं कहाँ गलत हूँ? ऐसा नहीं है कि वह मेरे पीछे पड़ा है, बात यह है कि मैं उसके पीछे पड़ना चाहती हूँ। कुई टोंग सदमे में निशब्द रह गई। कुई टोंग को लगा मानो उसे खून की उल्टी होने वाली हो। उसने अपनी छाती पकड़ ली और कुछ देर बाद ही वह संभल पाए। वह निशा शर्मा को पकड़कर उसे जोरों से झकझोरना चाहती थी। माफ़ करना, क्या कहा? निशा शर्मा ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा मैं उसके पीछे पड़ी हूँ। कुई टोंग ने कुछ गहरी सांसें लीं। क्या तुम उसे बहुत पसंद करती हो? हाँ, निशा शर्मा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। इसीलिए मैं उसे पाना चाहती हूँ। तुम्हें उसमें क्या पसंद है? वह आकर्षक है, अमीर है और मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से पेश आता है। यह एक बहुत ही स्पष्ट जवाब था। क्या तुम उसे अच्छी तरह जानती हो? मुझे ऐसा लगता है मैं उसे कुछ समय से जानती हूँ। निशा शर्मा मुस्कुराई, चिंता मत करो, मुझे अपनी हद पता है। तुम्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई मुझे डरा धमका सकता है। कुई टोंग कुछ देर उसे घूरती रही, उसने एक आह भरी और फिर कुर्सी पर बैठ गई और कुछ नहीं कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे आसानी से डराया धमकाया जा सकता है?
निशा शर्मा ने उसके हाथ के पिछले हिस्से को थपथपाया। मुझे लगता है कि तुम्हें उसके बारे में चिंतित होना चाहिए, है ना? कुई टोंग सुन्न रह गई, फिर उसे निशा शर्मा की स्थिति याद आई और वह सहमत हुए बिना नहीं रह सकी। बिल्कुल, निशा शर्मा ने जिस खूंखार दृढ़ता के साथ पहले उस भगोड़े को काबू किया था, उसे देखते हुए उसे कौन डरा धमका सकता था। भगोड़े की दयनीय चीखों के बारे में सोचकर कुई टोंग को अभी भी अपने दिल की धड़कनें तेज होती हुई महसूस हो रही थीं। लेकिन उसका परिवार बहुत अमीर है ना? कियाओ यानजुए ने जो कपड़े पहने थे, जो गाड़ी वह चला रहा था, और उसके आसपास की जो आभा थी, वह ऐसा नहीं लग रहा था कि वह सिर्फ आम अमीर हो, बल्कि वह बहुत अमीर था। मैं भी अमीर हूँ। निशा शर्मा के चेहरे पर आत्मविश्वास था। और मुझे विश्वास है कि मैं और भी अमीर हो जाऊंगी। निशा शर्मा के इस आत्मविश्वासी रूप को देखकर कुई टोंग कुछ देर के लिए शांत साइलेंट रही और उसने बस अपना हाथ हिला दिया। भूल जाओ, तुम जानती हो कि तुम्हारे दिल में क्या है। मैं और कुछ नहीं कहूंगी। अगर वह और कुछ कहती तो वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकती थी कि निशा शर्मा उस पर गुस्सा नहीं होगी। ये निशा शर्मा का अपना मामला था। दूसरे लोग इस पर टिप्पणियां कर सकते थे, लेकिन वे इसे न छोड़ने की जिद नहीं कर सकते थे। चाहे आप कुछ भी करें, सीमाएं महत्वपूर्ण थीं। मैं जानती हूं। तुम्हारी चिंता लिए धन्यवाद। निशा शर्मा ऐसी इंसान नहीं थी जो स्थिति से अनजान हो। असल में वे दोनों एक दूसरे को थोड़े समय से ही जानती थीं और उनके संबंध पिछले 2 दिनों में ही बेहतर हुए थे, इसलिए कुई टोंग के लिए इस तरह अपना दिल खोलना आसान नहीं था। खैर, अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मुझे इसे देखने दो। कुई टोंग एक पल के लिए सुन्न रह गई। अचानक उसे अपना हाथ आगे क्यों बढ़ाना पड़ा? फिर भी उसने अपना हाथ आगे कर दिया। किस लिए? ये देखने में मदद करने के लिए कि तुम कैसी हो। निशा शर्मा ने उसकी कलाई की नब्ज टटोली। निशा शर्मा के इस कुशल रूप को देखकर कुई टोंग हक्की बक्की रह गई। ये चाइनीज मेडिसिन, चीनी चिकित्सा का तौर तरीका लग रहा था। वह एक युवा महिला थी, तो वह ये सब कैसे समझ सकती थी? जब कुई टोंग उलझन में थी, निशा शर्मा बोल पड़ी, तुम रात को ठीक से नहीं सोती है ना? तुम अक्सर रात में उठ जाती हो। कुई टोंग की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने इसे महसूस किया। कुई टोंग की आंखें और भी बड़ी हो गईं। तुम्हें चिकित्सा का ज्ञान है। अगर मुझे नहीं होता तो मैं इसे कैसे महसूस कर पाती? निशा शर्मा बहुत शांत थी। तुम्हें कोई बड़ी समस्या नहीं है। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि तुम पर्याप्त आराम नहीं करती हो। मैं तुम्हें कुछ दवाइयां लिखकर दूंगी, कुछ दिनों तक इसे लेना और तुम ठीक हो जाओगी। अगर तुम्हें कोई स्किन केयर चाहिए तो मैं किसी से कहकर तुम्हारे लिए होंग्यान यूथ का एक सेट मंगवा दूंगी। अगर तुम्हारे पास समय हो तो तुम ट्रीटमेंट के लिए होंग्यान ब्यूटी क्लब भी जा सकती हो। उत्पाद और तकनीक बहुत अच्छे हैं। निशा शर्मा के शब्दों ने कुई टोंग को और भी उलझन में डाल दिया। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। कुछ देर तक दिमाग खाली रहने के बाद उसने पूछा, ये कितने का है? चूंकि तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें 50% की छूट 50% दूंगी। जब कुई टोंग ने वह नंबर रकम सुना जो निशा शर्मा ने कहा था, तो उसकी आंखें बड़ी हो गईं। क्या बकवास है, यह इतना महंगा था। होंग्यान यूथ के एक सेट में त्वचा को गोरा करने, झुर्रियों को रोकने और बॉडी क्रीम के उत्पाद थे जिनकी कुल कीमत कम से कम 100,000 युआन थी। हालांकि कुई टोंग के लिए 100,000 से ज्यादा युआन बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन उसने पहले जो भी स्किन केयर उत्पाद खरीदे थे उनमें से कोई भी इतना महंगा नहीं था। इसके अलावा ये 50% की छूट के बाद था। हालांकि अगर होंग्यान यूथ का असर पिछली मुहासों वाली क्रीम जितना ही असरदार था, तो ये रकम कुछ भी नहीं थी। ओह हाँ, और स्लिमिंग पिल्स और वेट लॉस पिल्स का क्या? कुई टोंग ने पूछा। 50% की छूट के बाद एक स्लिमिंग पिल 5,000 की है और एक वेट लॉस पिल 20,000 की है। उनके असर का अनुभव करने के बाद कुई टोंग को यह महंगा नहीं लगा, क्योंकि इसे वह हर दिन बिना किसी चिंता के खा सकती थी। ठीक है, मुझे एक बोतल दे दो, उसने एक दरियादिली वाले अंदाज में कहा। ठीक है। निशा शर्मा मुड़ी और उसने अपने सूटकेस से 2 जेड की बोतलें निकालीं। हर एक बोतल में 10 गोलियां एल। ये स्लिमिंग पिल्स हैं और ये वेट लॉस पिल्स हैं। कुई टोंग द्वारा उन्हें लेने के बाद उसने फिर पूछा, इनका असर कितने समय तक रहता है? एक स्लिमिंग पिल का असर 2 या 3 दिनों तक रहता है। चाहे आज तुम्हारा वजन कितना भी हो, इन 3 दिनों के भीतर तुम्हारा वजन नहीं बदलेगा, चाहे तुम कितना भी खा लो। हालांकि मेरी सलाह है कि तुम थोड़ा आराम से खाओ, बहुत ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। भले ही तुम्हें अच्छा लगे, लेकिन तुम्हारा पेट और आंतें इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जहां तक वेट लॉस पिल्स की बात है, इन 3 दिनों में तुम चाहे कैसे भी खाओ, तुम 1 पाउंड वजन कम कर सकती हो। कोई 1 महीने में 10 पाउंड कम कर सकता है। उसके बाद बिना ज्यादा खाए इसका असर कम से कम 3 महीने तक रह सकता है। निशा शर्मा की यह बात सुनकर कुई टोंग का मुंह खुला का खुला रह गया। ये सुनने में बहुत बढ़िया लग रहा था।
लेकिन बिंज ईटिंग, बहुत ज़्यादा खाने का पैमाना क्या है? क्या ये ठीक रहेगा अगर मैं केक के 2 अतिरिक्त टुकड़े खा लूँ? ये ठीक है अगर हर बार के खाने की मात्रा सामान्य मात्रा से दोगुनी से ज़्यादा ना हो। निशा शर्मा का ज़्यादा खाने का पैमाना आम लोगों के पैमाने से बहुत अलग था। ओह, मैं समझ गई। कुई टोंग ने कुछ और सवाल पूछे और निशा शर्मा ने उन सभी के सच सच जवाब दिए। क्या मैं अपने दोस्तों को इसके बारे में बता सकती हूँ? कुई टोंग ने आखिरकार पूछा। बेशक तुम बता सकती हो, निशा शर्मा ने सिर हिलाया। तुम हमें जिस भी ग्राहक से मिलवाओगी उसे 20% की छूट मिलेगी। कुई टोंग ने खुशी से सिर हिलाया, बढ़िया। हालांकि बेहतर होगा कि तुम पहले खुद इसे आजमाओ और इसके नतीजे देखो। निशा शर्मा ने अपने कंधे उचकाए। अगर तुम इसे दूसरों के साथ साझा करना चाहती हो तब भी पहले तुम पर इसका कुछ असर दिखना चाहिए। बेशक, निशा शर्मा को इस समस्या के बारे में बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। कुई टोंग ने सिर हिलाया और निशा शर्मा को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, फिर खुशी खुशी बोतलें लीं और वापस चली गई। अगले दिन निशा शर्मा दाहू भाई और उनकी टीम के साथ पास के एक खेत में गई। ये फार्म हाउस एक पहाड़ी पर बना था। ये बहुत खूबसूरत था और यहाँ का नज़ारा बहुत शानदार था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यहाँ एक खूबसूरत झील थी। यहीं पर वे शूटिंग करने वाले थे। कौन जानता था कि दाहू भाई ने ये कैसे किया, लेकिन उन्हें सच में एक मगरमच्छ मिल गया था। शूटिंग करने के लिए उन्होंने इस फार्म हाउस के पास वाली झील किराए पर ली थी। शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए सारी तैयारियां कर ली थीं कि मगरमच्छ भाग न सके और किसी को नुकसान न पहुंचा सके। आज निशा शर्मा ने एक काले रंग की पूरी बाहों वाली ड्रेस पहनी थी और फ्रॉस्टी बर्फीला सा मेकअप किया हुआ था। हरे भरे पहाड़ों और पानी के बीच खड़े होकर उसने अपनी बाहों के एक ही इशारे से लोगों को सिहरा दिया था। चिंता मत करो, हमारी पूरी तैयारी है। यह मगरमच्छ खूंखार जरूर लगता है, लेकिन ये जानलेवा नहीं है, दाहू भाई ने निशा शर्मा से कहा। इससे पहले कि निशा शर्मा कुछ कह पाती, प्रशांत चिंतित लग रहा था। क्या जानवरों को साधने वाला यहाँ है? बेशक, दाहू भाई ने सिर हिलाया। हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। पानी में मगरमच्छ को देखकर प्रशांत पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो पा रहा था। उसे हमेशा लगता था कि इस तरह की चीज़ बहुत जोखिम भरी होती है। बाद में निशा शर्मा को डोंगी छोटी नाव लेकर पानी में जाना था और मगरमच्छ के बहुत करीब जाकर उसके साथ बातचीत इंटरेक्ट करना था। वह चिंतित कैसे न होता, लेकिन वह चाहे कितना भी चिंतित क्यों न हो, शूटिंग तो शुरू होनी ही थी। जैसे ही शूटिंग शुरू हुई, निशा शर्मा एक हल्की नाव में सवार हो गई और उसे झील के बीच ले जाया गया। वहां बंधा हुआ एक मगरमच्छ तैयार था। मगरमच्छ पानी की सतह पर आधा तैर रहा था। उसकी बेजान लकड़ी जैसी त्वचा और बड़ी घंटी के आकार की आंखें पानी पर तैर रही थीं, जिससे डरपोक लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे थे। शूटिंग टीम में कई लड़कियां थीं, लेकिन वे दूर ही रहीं। निशा शर्मा को बिना किसी भाव परिवर्तन के मगरमच्छ के पास जाते देख हर कोई प्रशंसा महसूस किए बिना नहीं रह सका। अगर वे होते तो वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करते, भले ही वे जानते हों कि मगरमच्छ लोगों पर हमला नहीं करेगा। दाहू भाई ने किनारे से लाउडस्पीकर एल से चिल्लाकर कहा, नीचे झुको, हाथ बढ़ाओ और मगरमच्छ की त्वचा को छुओ। चिंता मत करो, वह अभी अपना मुंह नहीं खोल सकता। बेशक, बाद में उसके खुले मुंह का एक शॉट लिया जाना था। वे सबसे कठिन हिस्से से शुरुआत नहीं कर सकते थे, इससे लोग डरकर भाग जाते। हर किसी की चिंतित नज़रों और दाहू भाई की उत्साहित आंखों के सामने निशा शर्मा नीचे झुकी और मगरमच्छ को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। लोगों ने ध्यान नहीं दिया कि जब वह उसे छू रही थी तो मगरमच्छ ने आराम से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। अगर वह फंसा नहीं होता तो वह शायद ऊपर आना और स्नेह दिखाना चाहता। बढ़िया, ऐसे ही करते रहो। दाहू भाई बहुत ज्यादा उत्साहित रहे, उनकी आंखें हैरानी से चमक रही थीं। ये सब कितनी अच्छी तरह से हो रहा था, ये देखकर प्रशांत ने भी राहत की सांस ली। इस मामले में सब ठीक ही रहेगा। ये झील न बहुत बड़ी थी और न ही बहुत छोटी, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बहते पानी की झील थी। झील के दोनों सिरे नुकीले थे और बीच में ये चौड़ी थी। अगर आप इसे हवा से नीचे की ओर देखते तो ये किनारों वाले एक तले हुए अंडे जैसी दिखती थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ऊपर की ओर पानी में एक लहर उठी। अगर आप करीब से देखते तो आप देख सकते थे कि वह भी एक बड़ा जलीय जीव था, जो निशा शर्मा के पास वाले मगरमच्छ से छोटा नहीं था। वह अज्ञात जानवर पानी के नीचे बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिससे पानी की एक लकीर बन रही थी और वह उस दिशा में भाग रहा था जहां निशा शर्मा मौजूद थी। झील में शूटिंग जारी रही। दाहू भाई के निर्देशों पर निशा शर्मा ने अलग अलग मुद्राएं बनाईं। आज की धूप बहुत अच्छी थी, बहुत ज्यादा चुभने वाली नहीं थी। हरे भरे पहाड़ों और हरे पानी, खिली हुई धूप और हल्की हवा के बीच काले कपड़े पहने एक खूबसूरत महिला किसी देवता की तरह पानी से उभरती हुई लग रही थी। उसके गोरे मुलायम हाथों ने शांत और तनाव मुक्त भावों के साथ पानी में मगरमच्छ को धीरे से छुआ।
हवा चली जिससे उसकी ड्रेस का निचला हिस्सा उड़ने लगा। उसके छूने से मगरमच्छ हिला नहीं और उसका खूंखार और भयानक रूप इस खूबसूरत नज़ारे में काफ़ी सौम्य लग रहा था। इंसान और जलीय जीवन के इस सामंजस्यपूर्ण मिश्रण ने आसपास की भीड़ के दिलों को शांत कर दिया। यह ज़रूर जानवरों की रानी की दया और ताकत होगी। हर किसी ने हामी में अपना सिर हिलाया। अगर इसे किसी तालाब में शूट किया जाता तो इस तस्वीर का इतना शानदार असर नहीं होता। तुम अब मगरमच्छ का मुंह खोलने दे सकती हो, दाहू भाई ने कहा। मगरमच्छ का मुंह इस समय बंद था, इसलिए किसी को इसे खोलने के लिए नीचे जाना था। उपकरण पहने और ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने वाले 2 कर्मचारी नीचे जाने के लिए तैयार थे। लेकिन इससे पहले कि वे नीचे जाते, वे अचानक रुक गए। एक व्यक्ति ने दूरी की ओर इशारा किया और हकलाते हुए कहा, जल्दी जल्दी जल्दी। हर किसी ने उलझन भरे चेहरे के साथ देखा और एक साथ खौफजदा हो गए। निशा शर्मा से 10 मीटर दूर पानी में एक गहरी परछाई थी। गहरी, बड़ी परछाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी और यह निशा शर्मा के करीब और करीब आती जा रही थी। जैसे ही यह करीब आए, इसने अपना थोड़ा सा रूप दिखाया। उसकी बेजान लकड़ी जैसी त्वचा पानी से बाहर निकल आई थी और उसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। उसके नुकीले दांतों पर रोशनी चमक रही थी। हर कोई चिल्लाया, सावधान। प्रशांत की आंखें और भी ज्यादा फटी रह गईं और वह खौफ में चिल्लाया, रास्ते से हट जाओ। यह एक बहुत बड़ा मगरमच्छ था। शांत पानी से अचानक एक बहुत बड़ा मगरमच्छ बाहर निकला। उसका मुंह पूरा खुला हुआ था। वह निशा शर्मा की ओर तैरने लगा, जिससे हर कोई खौफजदा रह गया। बेहतर फिल्मांकन प्रभाव के लिए निशा शर्मा अब एक हल्की नाव में सवार थी। ये नाव बहुत ही शानदार लग रही थी लेकिन बहुत छोटी थी। ये केवल एक व्यक्ति का भार उठा सकती थी और इसे कर्मचारियों द्वारा अन्य नावों की मदद से झील के बीच में खींचा गया था। यह मगरमच्छ तो इस हल्की नाव से भी बड़ा लग रहा था। अगर यह इससे टकरा गया तो डोंगी निश्चित रूप से डूब जाएगी। अगर निशा शर्मा पानी में गिर गई तो सब खत्म हो जाएगा। भीड़ खौफजदा थी। दाहू भाई की आवाज़ कांप उठी, जल्दी करो, उसे बचाओ। हालांकि उनकी नावों के लिए निशा शर्मा तक पहुंचना आसान नहीं था और कुछ देर के लिए हर कोई हड़बड़ाहट में था। प्रशांत का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, सब खत्म हो गया। हर कोई घबरा गया और हरकत में आ गया, बचाने के लिए तैयार, पुलिस को बुलाने के लिए तैयार। झील का किनारा पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। अपनी घबराहट में भीड़ ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि निशा शर्मा की प्रतिक्रिया उनसे कहीं ज्यादा शांत थी। एक मगरमच्छ को अपनी ओर आते देख निशा शर्मा भी हैरान रह गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि दाहू भाई और बाकी लोगों ने 2 मगरमच्छ तैयार किए हों? हालांकि ये संभव नहीं था। अगर 2 मगरमच्छ तैयार किए गए होते तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि वे यह बात न बताते। आखिरकार यह एक बहुत बड़ी बात थी जिससे जान को खतरा हो सकता था। इसके अलावा उनमें इस तरह का खेल खेलने की हिम्मत नहीं थी। किनारे पर खड़ी भीड़ पागल हो रही थी, लेकिन निशा शर्मा नहीं घबराई। उसने तेजी से अपनी ओर तैरकर आते मगरमच्छ को देखा और उसके मुंह के किनारों पर एक मुस्कान उभर आई। चूंकि उसका चेहरा दूसरी तरफ था, किसी ने उसके चेहरे की मुस्कान नहीं देखी। फिर हर किसी को हैरान करते हुए वह नीचे झुकी और उसने मगरमच्छ की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। नहीं, भीड़ खौफ में चिल्लाई, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनके दिलों की धड़कनें रुक गई थीं। हर किसी की खौफजदा और डरी हुई नज़रों के सामने मगरमच्छ तेजी से डोंगी की ओर तैरता हुआ आया। उसका मुंह अभी भी पूरा खुला हुआ था और उसके भयानक नुकीले दांत लोगों के दिलों में सिहरन पैदा कर रहे थे। अगले नज़ारे ने हर किसी का मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। निशा शर्मा ने असल में अपना हाथ मगरमच्छ के मुंह में डाल दिया था। हाँ, उसने सच में अपना हाथ सीधे उसके मुंह के अंदर डाल दिया था, मुंह के अंदर। क्या वह पागल हो गई थी? क्या यह आत्महत्या की तैयारी थी? प्रशांत ने अवचेतन रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं और दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ लिए। वह इसके बाद होने वाले खून खराबे वाले नज़ारे को देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। क्या निशा शर्मा आत्महत्या करना चाहती थी? मत करो, हर कोई पागलों की तरह चिल्लाया। वे डरे हुए और घबराए हुए थे। अगर मगरमच्छ ने अपना मुंह बंद कर लिया तो निशा शर्मा का हाथ चला जाएगा। लेकिन अगले ही पल हर कोई सुन्न रह गया। ये भयानक मगरमच्छ बिल्कुल भी नहीं हिला। इसका मुंह पूरा खुला रहा और यह अपनी जगह पर स्थिर रहा। फिर निशा शर्मा खड़ी हो गई। हर किसी ने सदमे में आह भरी क्योंकि डोंगी थोड़ी हिली और उसके साथ उसका शरीर भी हिला, जिससे हर किसी का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। खुशकिस्मती से डोंगी नहीं पलटी। हर कोई हक्का बक्का होकर देखता रहा जब निशा शर्मा ने मगरमच्छ के मुंह से अपना हाथ बाहर निकाला और मुड़ गई। फिर मगरमच्छ पीछे से आगे की ओर तैरकर आया और उसने उसकी ओर अपना सिर हिलाया। ज्यादा मत हिलो, मैं पानी में नहीं जाना चाहती। निशा शर्मा ने हल्की सी त्योरियां चढ़ाते हुए उसे हल्के से डांटा। अगर यह खूबसूरत ड्रेस पानी में गिर गई तो ये बहुत शर्म की बात होगी।
उसकी इस डांट के बाद मगरमच्छ सच में नहीं हिला और पानी में एक बहती हुई लकड़ी के टुकड़े की तरह तैरता रहा। निशा शर्मा की आवाज़ डोंगी पर लगे छिपे हुए माइक्रोफोन के जरिए किनारे और हर किसी के कानों तक पहुंच गई। हर कोई अपनी जगह पर उसी स्थिति में जमा रहा, उनके मुंह बंद नहीं हो पा रहे थे। वे कोई सपना देख रहे थे, है ना?